गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स और पीछे की क्लास के अंदर हम मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी पे या पी प्लांट पे उनके बारे में हम स्टडी कर चुके थे। हमने दो एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। द फर्स्ट वन इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड सेकंड इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इन दोनों के रिजल्ट के बेसिस पे जो जो रिजल्ट्स हमें यहाँ मिले हैं, इन दोनों के रिजल्ट्स के बेसिस पे मेंडल ने कुछ रूल बनाए और इन रूल को मेंडल ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। मतलब मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस जो था उनको देखते हुए मेंडल ने, उनके रिजल्ट्स को देखते हुए मेंडल ने 3 रूल बनाए। उन रूल्स के नाम इस तरह से हैं। द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स and law of purity of gametes and segregation of gametes, and third law of independent assortment। तो ये 3 रूल्स बनाए और इन तीनों रूल्स को मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडलिज्म कहा जाता है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप कि मेंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट थे फ्रॉम मोनो हाइब्रिड टू लेकर के पॉली हाइब्रिड क्रॉस तक, उन सब के रिजल्ट्स को देखते हुए कॉमनली उनके लिए कुछ रूल्स बनाए और इन रूल्स को मेंडल ने 3 क्लासेस में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स एंड सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स, और थर्ड जो था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन तीनों रूल्स को मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडलिज्म कहा जाता है। आज की क्लास के अंदर हम इसका जो फर्स्ट रूल है इनहेरिटेंस का, जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसको स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जो F1 जनरेशन है यहां तक लागू होगा। मतलब यहां से हम इस रूल को बनाएंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने क्या किया था, हमने ये देखा कि हमारे पास दो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर थे। नंबर 1 इज टॉल एंड सेकंड वन इज ड्वार्फ। टॉल को हमने फैक्टर कैपिटल डबल टी दिए थे और ड्वार्फ को हमने स्मॉल डबल टी से इंडिकेट किया था। गैमेट्स फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ हमें कुछ इस तरह के प्लांट्स मिले, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जिसे देखने पे हमें पता लगा कि जितने भी प्लांट्स हमें यहाँ मिले हैं सारे के सारे टोल टाइप के प्लांट हैं। मतलब एक ही टाइप का कैरेक्टर जो है वो हमें यहाँ शो हो रहा है। और इसका रीजन क्या है, एक चीज और, मेंडल ने ये कहा था कि किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम फैक्टर कहते हैं। और इन्हीं फैक्टर को बाद में जो जॉनसन थे उन्होंने जीन नाम दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोल कैरेक्टर्स के जीन थे उन जीन्स ने जो ड्वार्फ कैरेक्टर के जीन्स हैं उन्हें शो नहीं होने दिया। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि टोल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं उन जीन्स ने या उन फैक्टर्स ने ड्वार्फ कैरेक्टर के जीन्स को शो
नहीं होने दिया। इसी वजह से हमें यहाँ टोल टाइप के करेक्टर्स मिलते हैं, और टोल जो करेक्टर है वही यहाँ डोमिनेंट करेक्टर होगा, और ड्वार्फ जो है वो होगा रिसेसिव करेक्टर। तो यहां से हमें ये पता लगता है कि एक सिंगल फैक्टर अगर डोमिनेंट करेक्टर का किसी जनरेशन के अंदर जाता है तो वो वहां अपना इफेक्ट शो करेगा। इसके कंपैरिजन के अंदर ड्वार्फ प्लांट को अपना इफेक्ट शो करने के लिए उसके दोनों फैक्टर का रिक्वायरमेंट रहेगा। सेम इसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बहुत सारे जेनेटिक डिजीज जो हैं वो रिसेसिव जीन्स से स्प्रेड होते हैं, या रिसेसिव जीन्स के कारण आते हैं। इसके एग्जांपल हैं कलर ब्लाइंडनेस, डायबिटीज हो गया, हीमोफीलिया हो गया। ये सारे ऐसे करेक्टर्स हैं ये सारी ऐसी डिजीज हैं जो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग चलती हैं। ये सारे के सारे रिसेसिव डिजीज हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, उसके अलावा डायबिटीज हो गया, ये सारे रिसेसिव डिजीज हैं। अगर इनके दोनों फैक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे तभी हमें ये डिजीज होगा, अन्यथा ये डिजीज हमें नहीं होगा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जीन्स हमारे अंदर इनके होते हैं, लेकिन इनको अपना दूसरा फैक्टर नहीं मिल पाता, इसीलिए ये हमारे अंदर रिसेसिव फॉर्म के अंदर रहते हैं। आने वाले जनरेशन के अंदर अगर मान लीजिए इनको अपना सेकंड फैक्टर मिल जाता है, मान लीजिए ये था एक सिंगल टी हमारे अंदर इसका पड़ा हुआ है, और आने वाले टाइम के अंदर मान लीजिए हमारी जो जनरेशन है उसको एक टी और मिल जाएगा, मतलब दोनों स्मॉल हो जाएंगे, तो हमें ये डिजीज हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो बहुत सारी जेनेटिक डिजीज के प्रॉब्लम को हमारे यहाँ सोल्व करता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें जो करेक्टर्स हैं उनके रिसेसिव और डोमिनेंट होने के फैक्टर्स को बताता है कि किस तरह से कोई फैक्टर जो है वो डोमिनेंट होगा और किस तरह से कोई फैक्टर जो है वो रिसेसिव होगा। या दूसरे वर्ड्स के अंदर हम ये कह सकते हैं कि F1 जनरेशन, ये जनरेशन हमारा F1 जनरेशन था, F1 जनरेशन के अंदर जो करेक्टर शो होंगे, F1 जनरेशन के अंदर जो करेक्टर्स शो होंगे, इन करेक्टर्स को हम कहेंगे डोमिनेंट करेक्टर्स। एंड सेकंड जो इसके अंदर नहीं शो हो पाया, F1 जनरेशन के अंदर जो करेक्टर शो नहीं हो पाया, उसे हम कहेंगे रिसेसिव करेक्टर। इसी को ही हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। बात करते हैं मेंडल के सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की, द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स एंड सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। ये वाला जो लॉ है ये F2 जनरेशन तक लागू होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो F2 जनरेशन है वहां तक ये वाला रूल जो है लागू होता है, अप्लाई होता है। वापस से हम एक बार फ्लैशबैक में जाएंगे और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग फिर इस रूल को अपन बनाएंगे। हमारे पास दो कैरेक्टर थे, दो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर थे, कैपिटल डबल टी एंड स्मॉल डबल टी। ये वाला हमारा टोल प्लांट था और ये वाला हमारा ड्वार्फ प्लांट था। इससे हमें F1 जनरेशन मिला इस तरह का, तो ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। क्लियर? F1 जनरेशन के बाद में हमने बनाया F2 जनरेशन, और F2 जनरेशन के अंदर हमें 1 2 1 ये कैरेक्टर्स मिले, या हम यूं कह सकते हैं 3:1। तीन प्लांट जो थे वो हमारे पास टोल थे और 1 प्लांट जो था हमारे पास ड्वार्फ था। तो इसी को बेस लेकर के हम इस रूल को यहां बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स की। ये F1 जनरेशन था। F1 जनरेशन के अंदर हमें इस तरह का एक सीड मिला। इस सीड को हमने ट्रांसप्लांट किया एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर या गार्डन के अंदर, और डेवलप होकर के इस प्लांट के अंदर दो टाइप के फ्लावर्स बनते हैं, या दो टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे, मेल एंड फीमेल।
यहाँ इसके अंदर गैमेट्स बनने वाले हैं इस तरह के, और इसके अंदर भी गैमेट्स बनने वाले हैं इस तरह के। आप देखेंगे कि ये वाला कैरेक्टर जो है ये डोमिनेंट होगा और ये रिसेसिव होगा। मतलब जो ड्वार्फ का जो जीन था वो यहाँ रिसेसिव है, और टोल का जो जीन है वो यहाँ डोमिनेंट है। काफी लंबे टाइम तक, ए लॉन्ग टाइम, ये दोनों के दोनों जो फैक्टर हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे। जब हम इनको यहाँ सेपरेट करेंगे, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो ये एक अलग गैमेट बनाएगा और ये एक अलग गैमेट के अंदर जाएगा। मतलब ये वाला जीन एक अलग गैमेट बनाएगा और ये वाला जीन एक अलग गैमेट बनाएगा। इसी तरह से यहाँ भी ये एक अलग गैमेट बनाएगा और ये एक अलग गैमेट बनाएगा। तो गैमेट्स फेज के अंदर सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो प्योर होंगे। मतलब अगर हम सिंगल इस टी की बात करें तो हम इसके अंदर ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये प्योर है या इम्प्योर है। ये हमेशा प्योर ही होगा, क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल कैरेक्टर है, सिंगल फैक्टर है। हम यहाँ कहेंगे कि ये प्योर है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। भी हर गैमेट जो है वो प्योर होता है, क्योंकि उसके अंदर उसका एक सिंगल फैक्टर फैक्टर अवेलेबल है, एक सिंगल जीन अवेलेबल है जो उसकी प्योरिटी को कंटिन्यू बना के रख रहा है। सेकंड, जब इनको अपना अगला जनरेशन बनाना होगा तब ये सारे के सारे जीन्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। तब ये सारे के सारे जीन्स जो है, जैसे यहाँ सेपरेट हुए हैं, सारे के सारे जीन्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, और इसी सेपरेशन को कहा जाता है सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। और फिर उसके बाद में ये जो गैमेट्स हैं ये आपस में फ्यूज हो करके इस तरह से एक नई जनरेशन को बनाएंगे, जहां हमें 75% तो मिलेंगे टोल प्लांट और 25% मिलेंगे ड्वार्फ प्लांट। तो इसी प्रोसेस को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स कहा जाता है। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर एक गैमेट जो है वो प्योर होता है हर एक फेज के अंदर। कभी भी उसके अंदर किसी तरह का कोई डिजीज या किसी तरह की कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम हमें शो नहीं होगी। उसी तरह से जब ये गैमेट्स अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ ये एक साथ थे, काफी लंबे टाइम तक ये एक साथ रहते हैं, और जब ये अलग अलग होंगे, जब ये सेपरेट होंगे, तो सेपरेशन के बाद में ये अपनी प्योरिटी को बनाए रखेंगे। तो इसे हम कहेंगे सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। तो इस तरह से मेंडल का जो दूसरा लॉ था, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स एंड सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स, वो कंप्लीट होता है। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थैंक यू।